से बराह रास्त में आपके साथ आसिफ रशीद और श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ सैयद तजम्मुल आज भी हमेशा की तरह ज्वाइन करेंगे और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल। 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेके में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके इन मौज़ूआत की जानिब हम जाएंगे। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 9:30 बजे के बाद हम कोशिश करेंगे कि आज आपकी प्रोग्राम में लाइव कॉल्स शामिल की जाएं। कल थोड़ा बीच में ब्रेक लग गया था, ज़्यादा कॉल्स नहीं हम ले पाए थे, लेकिन आज साथ साथ आप कॉल्स कीजिएगा, आपकी बात हम ज़रूर सुनेंगे। और कुछ अहम मौज़ूआत हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक बात सियासत की होगी। लद्दाख के अंदर एक अहम पॉलिसी जिसका इंतज़ार तमाम छोटी और बड़ी सनतों के जो मालिकान थे वो कर रहे थे या इनसे वाबस्ता लोग थे, वो इंतज़ार ख़त्म हुआ है। इंतज़ामिया की जानिब से एक पॉलिसी सामने रखी गई है और पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें लाई गई हैं ड्राफ्ट के ज़रिए वो क्या हैं, एक एक करके लद्दाख के लोगों के लिए वो भी बताएंगे। और साथ ही साथ आज बात करेंगे महकमा तालीम की भी। तमाम तर कोशिशें हुई हैं, एनरोलमेंट ड्राइव चली है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगरचे बच्चों ने स्कूलों की तरफ आना शुरू किया, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजूहात हैं कि सरकारी स्कूल यूनियन टेरिटरी के अंदर दिन ब दिन कम हो रहे हैं और तादाद 2 दर्जन के करीब कम हो गई है। इस पर मुफस्सिल रोशनी डालेंगे। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे जम्मू खिते की भी, जहां पर हाई अलर्ट इस वक्त इंटरनेशनल बॉर्डर पर है और वो सिल्क इंडस्ट्री या रेशम की वो जो इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ सरफहरिस्त जम्मू कश्मीर का नाम रहता था, लेकिन क्या वजूहात हैं कि जो रेशम की सनत है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है और वजूहात क्या है। जो प्लान्स हुकूमती सतह पर बनते रहे, क्या ज़मीनी सतह पर काम हो पाया है, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। ये सारे मौज़ूआत हैं और उसके बाद प्रोग्राम के आखिर में हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने इंटरनेशनल कुछ इवेंट्स हैं जिनमें गजा की सूरत हाल पर नज़र रहेगी। कतर ने एक फैसला लिया जिससे हिंदुस्तान के अंदर नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। 8 अफसरान को सजाए मौत सुना दी गई है अदालत की जानिब से। इनका कसूर क्या था, क्या मामलात थे, वो मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में आज के दिन के हवाले से बात। आज जुमे का दिन है और हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जुमे के दिन की बहुत बहुत मुबारक हो। 27 तारीख अक्टूबर के अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक कुछ खास इवेंट्स रहते हैं, वो आपके सामने रखने या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। और 27 अक्टूबर के चंद अहम वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। आज ही के दिन 1605 में मुगल हुक्मरान जो तीसरे हुक्मरान थे अकबर, जिनका फतेहपुर सीकरी में इंतकाल हुआ, यानी अकबर की आज बरसी है। 1676 में 27 अक्टूबर को पोलैंड और तुर्की ने आज ही के दिन वारसा मुआहदे पर दस्तखत किए और दोनों ने एक साथ आने का फैसला किया। 1676 के बाद अब तक दोनों मालिक ने मिलकर काम भी किया है और हाल ही में रूल आपको नजर आया होगा यूक्रेन रूस जंग में पोलैंड और तुर्की का। 1795 में अमेरिका और स्पेन ने आज ही के दिन सैन लोरेंस मुआहदे पर दस्तखत किए। 1890 में अजीम मुजाहिद आज़ादी सहाफ़ी और समाजी कानून आज के दिन बना। 27 अक्टूबर 1890 को भारत के अंदर ये पेशरफ्त हुई। इसके अलावा 1959 में आज के दिन मशरकी मैक्सिको में आए समुद्री तूफान से तकरीबन 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 70,000 के करीब लोग जो बेघर हुए। पूरे मुल्क के अंदर जिन जिन एरियाज के अंदर नुकसान हुआ, उन इलाकों से लोग बाद में हिजरत करने पर भी मजबूर हुए। 1905 में नॉर्वे को स्वीडन से आज के दिन आज़ादी मिली। आज स्वीडन यौम आज़ादी का जश्न मना रहा है। 1968 में मैक्सिको सिटी में 19वें ओलंपिक खेल इख्तिताम पजीर आज के दिन हुए। कोई ज़्यादा इवेंट्स अभी हुए नहीं थे, लेकिन 1968 में मैक्सिको को मेज़बानी का जो मौका मिला, 19वां ये इवेंट था, ख़त्म आज के दिन ये खेल मुकाबले हुए। और आज से तकरीबन 30 बरस कबल 1994 में इजराइल और उर्दन ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वो अलग बात है कि बाद में तलखियाँ या कशीदगी और जो मामलात थे वो सारी चीज़ें ठीक नहीं रह सकी और इसराइल और उर्दन आमने सामने आ गए। और जब जब फ़लस्तीन और इजराइल सामने थे तब तब उर्दन भी इस जंग में कूद पड़ा। तो 1994 में मुआहदा तो हुआ था, लेकिन अमन मुआहदे पर ज़्यादा बात नहीं बन पाई। ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, इंटरनेशनल आप कह सकते हैं इंटरनेशनली, और साउथ एशिया, यूरोप, अरब ममालिक या मिडल ईस्ट कह लीजिए, तमाम हिस्सों से जो चंद बड़े वाक़यात रहते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने हम रखते हैं। 27 अक्टूबर के दिन अगले 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है और गुज़श्ता 12-15 घंटों में क्या कुछ हुआ, ताज़ा तरीन तफसीलात और ख़बरें आपके सामने रखनी है। तो आज शुरुआत खबरों की करेंगे और गज़ा की सूरत हाल पे बाद में हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल पर सबसे पहले बात करेंगे और इस वक्त एक अहम ऑपरेशन चल रहा है जिसको तकरीबन 24 घंटों से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। लाइन ऑफ कंट्रोल सरहदी इलाका
शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में मचिल सेक्टर में कल से आप लगातार गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं कि यहां एनकाउंटर की कभी खबरें आ रही हैं और कभी कहा जा रहा है कि दरअंदाजी की कोशिश नाकाम हुई है। लेकिन रात देर गए जम्मू कश्मीर पुलिस ने, स्पेशली कश्मीर विंग पुलिस की जानिब से एक्स पर जानकारी दी गई और फौज की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई कि मचिल सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश उस वक्त नाकाम बना दी गई जब 4 से 5 लोग यहां से सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश को नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की गई। कुपवाड़ा पुलिस को जानकारी दी गई फौज की जानिब से, फिर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू हुआ और अब ताज़ा तरीन तफसीलात ये हैं कि इस ऑपरेशन में 5 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं जिनसे असलहा और गोला बारूद बरामद करने का भी दावा किया गया है। ये 5 के 5 लोग क्या मकामी थे या गैर मुल्की थे, अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। कहां से इनका ताल्लुक था, किस तंजीम से वाबस्तगी थी, ये डिटेल्स आना भी बाकी है। लेकिन कुपवाड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जहां अभी भी यानी दूसरे दिन आज ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, जो लेटेस्ट इनपुट्स मिली हैं, और इस सरहदी इलाके के अंदर मचिल सेक्टर में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह का एक ऑपरेशन चला था जहां पर 2 मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक की गई थी और उस वक्त भी कहा गया था कि दरअंदाजी की कोशिश इस सेक्टर में हुई है। उड़ी के बाद मचिल सेक्टर जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में इन्फिल्ट्रेशन की वजह से रहता है और जैसे जैसे सीमा की तरफ जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को जो खदशात हैं, जो कल भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह कह रहे थे कि उन खदशात को दूर करने की भी कोशिश हो रही है और सरमा से पहले जिन जिन इलाकों में बर्फीले पहाड़ हैं या बर्फ की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं तो रिवायती रास्तों को टच करने की कोशिश सरहद पार से मिलिटेंट्स की तरफ से रहती है और ऐसे इलाकों में नजर थी। और इसी दौरान ये ऑपरेशन, अभी तक जो जानकारी है कि ये 5 लोग जो मारे गए हैं, इनिशियल जो डिटेल्स हैं या जराए बता रहे हैं कि लश्कर से इनकी वाबस्तगी हो सकती है, ताहम पुलिस या फौज की जानिब से इनकी तस्दीक किया जाना बाकी है। 5 लोगों की हलाकत की तस्दीक अभी तक तजम्मुल फौज और पुलिस ने कर दी है। रशीद, जम्मू कश्मीर में हद मुतारका या इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास में बड़ी चौकसी बढ़ानी होगी और जम्मू कश्मीर में शुमाली जिला कुपवाड़ा का ये मस्जिद इलाका है और बीते 24 घंटों के दौरान ये सूरत हाल किस तरह से पेश आई। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ आर्मी जवानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक में मुश्तबह हालत में कुछ अफराद की मूवमेंट को देखी जो सरहद अबूर करने की गैर कानूनी तौर पर कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जराये के मुताबिक इन्हें कई बार बुलाने की कोशिश की गई ताकि वो खुद सुपुर्दगी कर सकें या मशकूक हालत में चलते फिरते देखने के बाद उनसे पूछताछ की जा सकती। इसी बीच में दोनों अतराफ से गोलियों का तबादला हुआ। ये जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक्स पे जाके इस खबर की जानकारी दी। मचिल सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर और उसके बाद गुरेज का सेक्टर या उड़ी का सेक्टर, जो कि अब बहुत सारे मिलिटेंट जो है जो लॉन्चिंग पैड्स पे हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ बता रहे हैं कि लॉन्चिंग पैड्स पे बड़ी तादाद में मिलिटेंटों के कॉन्टिजेंट्स या ग्रुप वगैरह जो है वो मौजूद हैं। मैं आपको इस हद मुतारका के बारे में और जानकारी दूंगा कि आखिर ये जो बर्फबारी से पहले क्या ये रूटीन मैटर है, क्या ये मॉक ड्रिल होगा कि सरहद के इस तरफ ज्यादा से ज्यादा जो है मिलिटेंट इस तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि गुडूल की वो पहाड़ियां, जंगलात जहां से ज्यादा दूर किश्तवाड़ नहीं था, उसके बाद काफी वक्त से जो था उड़ी में हमने देखा कि कई एक बार कोशिश की गई कि इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस धकेलने की या उनके साथ उन्हें गिरफ्तार करने की। कई मौकों पर गिरफ्तारियां हुई, कई मौकों पर इनकाउंटर में मिलिटेंट भी मारे जा चुके हैं। लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हद मुतारका पे जो सूरत हाल बनी हुई है वो किस तरह की है, मेरे साथी साहिल शमी मेरे साथ शुमाली जिला कुपवाड़ा से बरह रास्त जुड़े हैं। साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो 24 घंटे का ऑपरेशन था, हालांकि कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा लश्कर तोयबा से वाबस्ता 5 मिलिटेंट आदमी शिनाख्त मिलिटेंटों की डेड बॉडीज जो है वो इस सरहद के आसपास में देखी गई हैं। क्या डेड बॉडीज को रिकवर करने के बाद अभी क्या ताजा तरीन सूरत हाल, हालांकि सर्च ऑपरेशन चल रहा होगा? जी तजम्मुल, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह सवेरे जो है लाइन ऑफ कंट्रोल मुश्किल सेक्टर में ये इन्फिल्ट्रेशन हुई, जहां पर वो इन्फिल्ट्रेशन जो फिर बाद में जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गई। तो पहले 12 बजे तक जो है 2 मिलिटेंट मारे जाने की खबर आई थी, तो उसके बाद शाम देर तक जो है ऑपरेशन कंटिन्यू रहा और 3 और मिलिटेंटों को मार गिराने की खबर जो है वो सामने आई। कुल मिला के 5 मिलिटेंट जो है मार गिराए गए हैं इसमें। हालांकि बताया जाता है ये 5 मिलिटेंटों का एक ग्रुप जो है इस पार आने की कोशिश कर रहा था, जिसको जो है पुलिस और फौज ने नाकाम बनाया है और उनको जो है सरेंडर कर, पहले जो है उनको वार्निंग दी गई है कि वो सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने जब सरेंडर नहीं किया तो दोनों अतराफ की तरफ से जो है गोलीबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ
اور بتایا جاتا ہے کہ گنے جنگلات کا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے اور بھی ملٹنٹ چھپے ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے کل ملا کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 5 ملٹنٹ جو ہے، جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ 5 ملٹنٹوں کا گروپ تھا اور ان کو جو ہے مار گرایا گیا ہے۔ سرچ آپریشن جو ہے بالکل لگاتار ابھی بھی جاری ہے، حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ دوپہر تک جو ہے یہ سرچ آپریشن ختم ہو سکتا ہے اور دوپہر کے بعد جو ہے اس کی باضابطہ طور ایک پریس کانفرنس بھی کی جائے گی۔ وہی اگر ہم بات کریں گے کہ جس طرح سے کل جو ہے یہ بھی خبریں گشت کر رہی تھی کہ یہ LAT یعنی کہ لشکری طیبہ سے ملٹنٹ وابستہ تھے، لیکن ابھی یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ کس تنظیم سے ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ غیر ملکی ساحل، یہ جو خبر ہے، جب آپ مچھل سیکٹر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس علاقے سے زیادہ دور بھی نہیں ہے اور پاس بھی نہیں ہے، یہ جو مچھل سیکٹر کا ایریا ہے، تھوڑا سا ٹوپوگرافک اس کا بتا دیجئے گا کہ اس کی سرحدیں کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں سے ختم ہوتی ہے، اور یہ جھڑپ جو ہوئی ہے، جو پولیس دعویٰ کر رہی ہے، ایگزیکٹ کس جگہ پہ ہوئی ہوگی؟ یہ کرنا اور کپواڑہ سے کتنا دور کا علاقہ ہے؟ جی تجمل، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہے یہ بارڈر ڈسٹرکٹ ہے، لیکن کرنا جو ہے یہ الگ ایک سیکٹر ہے اور کیرن جو ہے یہ دوسرا سیکٹر ہے، مچھل جو ہے یہ تیسرا سیکٹر ہے، یعنی کہ یہ لائن آف کنٹرول مچھل سیکٹر لولاب ویلی میں یہ مچھل سیکٹر پڑتا ہے، کلاروس کے اوپری علاقوں میں یہ وہاں سے ہو کے جو ہے اس کا راستہ جاتا ہے، لیکن یہ جو مچھل سیکٹر یہ لولاب ایریا میں پڑتا ہے اور لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے، بالکل لائن آف کنٹرول کے نزدیک علاقے میں یہ انکاؤنٹر جو ہے یہ ہو گیا ہے کل۔ اگر ہم بات کریں گے کہ اس کے آس پاس کوئی بستی نہیں ہے، یہ بالکل ایک جنگل ایریا ہے جہاں پر یہ انکاؤنٹر ہوا، کیونکہ یہ جو ہے لائن آف کنٹرول کا علاقہ ہے، اس پار ملٹنٹ آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کل جو یہ بھی خبریں گشت کر رہے تھے کہ حالانکہ یہ ملٹنٹ جو ہے پہلے سے ہی آئے ہوئے ہیں، لیکن بعد میں جب ہمیں پورا کنفرم کیا تو ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ اسی وقت جو اس بار درندازی کی کوشش کر رہے تھے، جس کو جو ہے فوج اور پولیس نے ناکارہ بنایا اور 5 کے 5 ملٹنٹ۔ بہت بہت شکریہ ساحل شمیم، تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ کپواڑہ سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور یہ مشترکہ آپریشن ہے، جموں کشمیر پولیس بھی اس آپریشن کا حصہ ہے، SOG جو فرنٹ لائن پر آرمی جوانز کے ساتھ یا ٹروپس کے ساتھ رہتی ہے، اور راشٹریہ رائفلز کے جوان بھی جو اس وقت سرحدی علاقے میں جو آلریڈی ان علاقوں کے اندر تعینات ٹکڑیاں ہیں، ان میں سے ایک ٹکڑی جو کہ مچھل سیکٹر کے اندر بھی ابھی جن جوانوں کی تعیناتی ہے، ان میں سے آپریشن اور پہلے پولیس کو ہی جانکاری دی گئی، جس کی تصدیق کل بھی کپواڑہ پولیس کی جانب سے اور اس کے بعد کشمیر زون پولیس کی جانب سے بھی جانکاری دی گئی تھی۔ ادھر پولیس سربراہ کی جانب سے کل بھی اس بات کی تصدیق کی گئی اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 40 کے قریب ملٹنٹس جو ہیں وہ اس سال لائن آف کنٹرول کے قریب مارے گئے۔ اب ان میں مقامی اور غیر مقامی کتنے تھے یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی، لیکن انفلٹریشن کے دوران یہ 40 کے 40 لوگ مارے گئے سرحدی علاقوں کے اندر، چاہے وہ اوڑی ہو، کرشنا گھاٹی کا سیکٹر ہو، پیر پنچال سے لے کر شمالی کشمیر کے علاقوں تک، اور جہاں کل بھی آپریشن ہوا، جبکہ گریز میں بھی 2 سے 3 آپریشن اس دوران جو اسی سال ہوئے ہیں اور 40 کے قریب یہ ملٹنٹوں کے مارے جانے کی کل انہوں نے تصدیق کی تھی، اور اس کے بعد 3-4 اور ایڈ کر لیجیے گا تو یہ 40 سے پار آنکڑا ہو گیا ہے اگر پولیس سربراہ کے بیان کو صحیح مانا جائے۔ یہ تو کشمیر کی بات تھی، اب آپ کو جموں لیے چلتے ہیں۔ LOC کے بعد بات انٹرنیشنل بارڈر کی۔ پرامن صورتحال کے بیچ تناؤ دیکھا جا رہا اور تناؤ اس علاقے میں جہاں تک تقریباً 2.5 سالوں سے کوئی بھی گولی نہیں چلی تھی، لیکن 17 اکتوبر اور اب جا کر پھر سے دوبارہ 26 اور 27 اکتوبر کے درمیانی شب کو جو ہوا، ارنیا سیکٹر میں سرحد پار سے بلا اشتعال فائرنگ کی اطلاعات ہیں اور اس میں 2 رہائشی مکانات کو نقصان کی بھی اطلاعات ہیں، لیکن تازہ ترین ڈیٹیلز یہ بھی ہیں BSF کے 2 جوان زخمی ہوئے ہیں جبکہ ایک مقامی خاتون زخمی ہوئی ہیں، اور جو انیشل ڈیٹیلز آئیں کہ فائرنگ تقریباً 8 بجے کے آس پاس شروع ہوئی اور مقامی لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ پاکستانی رینجرز کی طرف سے ارنیا سیکٹر میں جہاں پر فائر اوپن کیا گیا، اس کے بعد BSF کی جانب سے بھی ریٹیلیٹ کیا گیا، جوابی کارروائی ہوئی، اور سچیت گڑھ سیکٹر کے ساتھ چونکہ تقریباً 3 یہ گاؤں ہیں، اس پورے سیکٹر میں نہ صرف ارنیا بلکہ جب شروعاتی فائرنگ ہوئی، تصویریں آپ کے اس وقت کے سامنے، جب رات دیر گئے یہاں پر کافی زیادہ افراتفری کا عالم دیکھا گیا، اور 8 بجے کے آس پاس جب شیل اس علاقے کے اندر داغے گئے تو پھر اس کے بعد یہ جو فارورڈ پوسٹ ہیں سچیت گڑھ سیکٹر تک فائرنگ بتایا جاتا ہے کہ ایکسپینشن اس کی دیکھی گئی، اور موٹار شیل جو ہے ایک رینجرز کی طرف سے جو کہ ایک مقامی گھر ہے جس کی تصویریں آپ کے سامنے، جو بالکل کچن کے اوپر ٹارگٹ ہوا، اور اچھی بات یہ ہے کہ کسی کی جان اس حملے میں نہیں گئی ہے، ایک خاتون ضرور زخمی ہوئی ہیں، لیکن مقامی لوگ اس علاقے سے اس کے بعد مال مویشی کو لے کر ہجرت کرتے ہوئے بھی اور دوسرے علاقوں میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ اب جو پاکستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس طرف کی خبریں آپ دیکھیں گے تو جو پاکستان نے الرٹ کے حوالے سے اطلاعات دی ہیں کہ یہ جو ظفروال سیکٹر ہے سیال کوٹ کا ورکنگ باؤنڈری پر، یہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے،
और इस फायरिंग में पाकिस्तानी फौज और जो बीएसएफ के जवान थे वो आमने सामने रहे। और इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया ये भी बता रहा है कि इस इलाके में कहा जाता है कि क्वाड कॉप्टर या जो ड्रोन से की जो सरगर्मियां वो भी देखी गई। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो सरहद के उस पार हैं उनके मुताबिक हाई अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुछ इलाकों में मसाजिद से ऐलानात भी कराए गए और मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी कैंप कायम किए जा चुके हैं, जबकि कई इलाकों से नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये तो सरहद के उस पार की बात है, लेकिन इस पार भी नकल मकानी का सिलसिला और कुछ एक तस्वीरें जो अरनिया सेक्टर के सामने हैं आपके, वो बता रही हैं कि इस इलाके में कशीदगी 8 बजे के बाद देखी जा रही है। अब आप ये सिर्फ आज मत देखिएगा, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 10 दिन पहले की बात है, अक्टूबर की 17 तारीख थी। उस वक्त भी कहा गया कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग हुई, बिला इश्तियाल फायरिंग यहां पर वेंजर्स की तरफ से की गई और जवाबी कार्रवाई बीएसएफ ने की। ये सारा सिलसिला फरवरी 2021 के बाद टूटा, यानी जो पुरअमन सूरत हाल थी, लोग दोबारा सरहद के करीब जो जीरो लाइन पर बिल्कुल डेंजर जोन कहलाता है उस रेड बाउंड्री के बीच में जाकर काश्तकारी कर रहे थे। 30 बरसों के बाद खेतीबाड़ी शुरू हुई, कई एक इलाकों में किसानों ने काम शुरू किया तो उनको रोजगार के हवाले से जो मुश्किलात थी वो भी दूर हुई। शुमाली कश्मीर का इलाका हो, पीर पंचाल का बेल्ट हो या इंटरनेशनल बॉर्डर, पर्टिकुलरली जहां पर बहुत मुश्किल इन एरियाज में जाना था और कई बार स्मगलिंग की कोशिशें भी इन इलाकों में नाकाम बनाने का दावा किया गया। आपको याद होगा कि साल 2021 में 25 और 26 तारीख को एक मुआहिदा तय पाया, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस भारत पाकिस्तान आमने सामने आए और इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि किसी भी तरीके से अनप्रोवोक्ड फायरिंग नहीं होगी, ना होनी चाहिए और दोनों तरफ से फायरिंग को रोकने पर दोनों की जानिब से इस बात पर इत्तेफाक किया गया। साल 2021 की फरवरी की 24 और 25 तारीख से लेकर अब तक ये पहला इंसिडेंट 17 तारीख को देखा गया जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर वायलेशंस हुई और अब जाकर 26 और 27 तारीख को दोबारा इसी तरह का इंसिडेंट। जम्मू चलते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा इस वक्त हैं। थोड़ी देर बाद हम कोशिश करेंगे ग्राउंड जीरो से भी आप तक रिपोर्ट्स पहुंचे तस्वीरों के साथ कि रात भर जो नुकसान हुआ है और फायरिंग के बाद जो सूरत हाल रही उस पर बात करेंगे। लेकिन अनिल, अभी क्या कुछ सिचुएशन है आईबी पर? आपको बता दें कि लगातार देर रात हमने देखा कि कल शाम से ही जो है एक टेंस भरा माहौल जो है वो पैदा करने का प्रयास किया गया है और पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर से युद्ध विराम की बात करते हैं तो उसकी उल्लंघना की गई है। और देर रात को जो है अरनिया, सुचेतगढ़, लगभग 8 ऐसी चौकियां हैं जहां पर जो है वो पाकिस्तान द्वारा जो है इस तरह का प्रयास किया गया है। मगर वहीं पर आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया है और कहीं ना कहीं एक बार पाकिस्तान ने फिर से नापाक मंसूबे जो है वो अपनाए हैं। आपको बता दें कि 27 अक्टूबर की बात करते हैं जहां पर 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। हालांकि वो याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंह की जो है वो दी गई थी और पाकिस्तान द्वारा एक षड्यंत्र जो है उसका प्रयास पहले ही तैयार कर लिया गया था। वो साफ जग जाहिर होता हुआ देर शाम को नजर आया, जिसमें देर शाम को तमाम लोग अपने घरों में थे, कुछ शादी समारोह में थे। जब अरनिया के क्षेत्र की बात करते हैं, सुचेतगढ़ की बात करते हैं, तो इस वक्त भी मैं कुछ ही दूरी पर हूं। आपको बता दें कि लगातार मैंने जब लोगों से बातचीत की है तो कहीं ना कहीं एक भय का माहौल, उनका ये साफ कहना है कि वो पहले जैसा मंजर जो है वो हमें याद आ रहा है जब हमें अपने घरों से दूर रहना पड़ता था, मगर आज वैसा ही माहौल जो है वो पैदा हुआ है। अनिल, मगर नुकसान की क्या डिटेल्स हैं? कहा जा रहा था कि 2 बीएसएफ के जवान जख्मी हैं, एक महिला जो लोकल है वो भी जख्मी हुई है और कुछ लोग इन इलाकों से पीछे अब हटे हैं, 200 मीटर के आसपास जो बाउंड्री के बिल्कुल नजदीक रहते हैं। क्या घर बार कुछ लोगों ने छोड़ा है या शिफ्टिंग का एक प्रोसेस देखा गया फिर से इस इलाके में? कितनी सच्चाई इसमें? तस्वीरें तो थोड़ी बहुत कुछ एक चीजों की पुष्टि कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर। देखिए, तस्वीरों की बात करें तो देर रात को भी कुछ लोग जो है अपने घरों से दूर हटते हुए नजर आए हैं, मगर वहीं पर आपको बता दें कि 2 बीएसएफ के जवान जो है घायल जरूर हुए हैं, जिनका उपचार जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक महिला भी, वार्ड नंबर 5 की महिला की बात करते हैं तो वो भी घायल हुई हैं। हेवी मोटर शेलिंग जो है वो देखने को मिली है, मगर उसी बीच उसी जवाबी कार्रवाई की बात करते हैं तो जिसमें सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान को जरूर मुंह तोड़ जो है जवाब दिया। सरहद के उस पार तो कहा जा रहा अलर्ट है, इस साइड क्या सिचुएशन है? आज मूवमेंट किसी तरह की हो रही है बॉर्डर के पास और जो लोग रात को पीछे हटे हैं वापस अपने घरों की तरफ जाएंगे, जिन लोगों को, चूंकि फायरिंग जब 8 बजे के आसपास शुरू हुई तो डिटेल्स ये भी आई कि 7 से 8 गांव में सिर्फ अरनिया सेक्टर तक फायरिंग जो है वो सीमित नहीं रही, उसके बाद सुचेतगढ़ में भी फायरिंग देखी गई है।
देखिए आसिफ, इसमें लगभग जो है 8 चौकियां ऐसी हैं जहां पर लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना गढ़ जो है वो बेहतर किया है। मगर वहीं पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया है। सुरक्षा बलों की बात करते हैं और जिस तरह से आपने कहा कि चौकियों पर कहीं ना कहीं चौकियों के निकट जो है और जो इलाके जो कल देर रात लोग हटे थे, क्या वो वापस लौटेंगे? मगर वहीं पर बता दूं कि जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन जो है देर रात से ही अलर्ट है और अरनिया के क्षेत्र को पूरी तरह से अलर्ट क्षेत्र पर रखा गया है। सुचेतपुर को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी देने के लिए। और जो लोग जख्मी हुए हैं इसमें 2 जवान जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हैं, बसवराज हैं, 30 साल इनकी उम्र है, कर्नाटका से इनका ताल्लुक है। शेर सिंह है, इनका भी कर्नाटका से ताल्लुक है। बीएसएफ के 2 जवान जो जख्मी हुए हैं। और जो खातून हैं रजनी बाला 38 साल की हैं, ये अहलिया हैं बलबीर सिंह की, वार्ड नंबर 5 अरनिया से इनका ताल्लुक। और जो तस्वीर है ये रजनी बाला के यानी जो खातून जख्मी हुई है उन्हीं के किचन की है, रसोई घर की है, जहां शेल बिल्कुल ऊपर पड़ा और उसके बाद आसपास लोग यहां पर दूसरी जगह शिफ्ट होने पर और नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। ये सिचुएशन अभी है। दोनों तरफ से फायरिंग काफ़ी ज़्यादा देखी गई है और सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी आपके सामने है कि कैसे पहला फायर जो इनिशियल डिटेल्स 8 बजे के आसपास आई उस वक्त हुई और फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 11 बजे के दरमियान वक्फे से ही सही, लेकिन एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 सेक्टर्स में सुचेतगढ़ से अरनिया तक, और जिसमें तकरीबन 7 से 8 गांव कवर होते हैं। एक बड़ी आबादी पास में है। और इस बार आप देख रहे हैं कि अब फसल कटाई का सीजन है तो सरहद के पास जो जीरो लाइन है, भारत पाकिस्तान ने जब से फायरिंग दोनों तरफ से बंद की तो इन लोगों के लिए एक अच्छी खबर ये थी कि 2 साल से कम बड़े इत्मीनान के साथ बहुत आराम से इंतज़ामिया साथ होती ना होती तब भी, बीएसएफ साथ होती ना होती तब भी, ये लोग बड़ी आसानी से अपना काम कर लेते थे और लोगों का जो गुजारा था वो हो जाता था। लेकिन इस बार जो 2024 से पहले ये 10वें महीने में 27 और 26 तारीख के दरमियानी शब को हुआ या 17 तारीख को हुआ, वो अच्छी खबरें, अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। 2024 की जानिब जब हम जा रहे हैं उससे पहले शायद पुरतनाव सूरत हाल दोबारा देखी जा सकती है। और जैसे जैसे हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे मुमकिन है कि ऐसी सिचुएशन मजीद आपको देखने को मिले। और कल ही तकरीबात भी बड़े पैमाने पर हुई थी तो कई मुबस्सरीन या बाज़ मुबस्सरीन का ये भी ख्याल है कि एक्सेशन डे पर जो रैलियां और जिस तरीके से जो प्रोग्राम हुए तो उसका भी असर जो है सियासी तौर पर हर बार सरहद पार देखा जाता है, वो इस बार भी सैयद तजम्मुल देखने को मिला है इस फायरिंग में। बिल्कुल, देखिए हद मुतारका या सरहदों को अबूर करने की कोशिश के दौरान मुझे याद है कि 24 फरवरी 2021 को बाइडेन और मोदी गवर्नमेंट के बीच में ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान को एतमाद में लेने के बाद एक माहदा तय पाया जिसमें साफ तौर पर एग्रीमेंट्स किए गए थे और एग्रीमेंट्स बड़ी ऊपरी लेवल के हुए थे कि फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच में बाइडेन इंतजामिया की कोशिश रही कि दोनों मुल्कों के बीच में सीज फायर हो ताकि मिलिटेंसी का जो रिक्रूटमेंट चैलेंज है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के लिए बड़ा चैलेंज था, उसको एतमाद में लेने के बाद 24 फरवरी 2021 को माहदा तय पाया कि कृष्णा घाटी सेक्टर से लेकर उड़ी सेक्टर, मत्सिल सेक्टर से लेकर आपके करना और बाकी जगहों से जो है इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगी। सरहदों को गैर कानूनी तौर पर अबूर करने का कोई भी मिसाल हमें कई महीनों तक नहीं देखने को मिला। लेकिन तस्वीरें बीती रात की है कि रात 8 बजे के करीब आर्निया सेक्टर में लोगों को नकल मकानी करते हुए देखा गया। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह खौफ और गश्त तारी होने के बाद एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए देखा गया और रसोई घरों के अंदर यानी किचनों के अंदर हमने मोटर शेल को देखा, जिसके बाद आर्निया सेक्टर से बड़ी तादाद में लोगों ने महाजरत की। लेकिन सरहद के उस तरफ भी इसी तरह की सूरत हाल है। जिस तरह से आसिफ बता रहे थे कि करीबी इलाके जो आर्निया सेक्टर के पीछे में है, सरहद के उस तरफ पाकिस्तान के कंट्रोल में, वहां से भी लोग नकल मकानी कर रहे हैं, वहां से भी जो शेल वगैरह है गिर गए। जिसके बाद सरहदी फोर्स यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकार और एक मकामी खातून रजनी बाला जो है इसमें शदीद तौर पर जख्मी हुई। कर्नाटक से ताल्लुक है 2 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एहलकारों का। लेकिन ये एक तस्वीर है जो कि बॉर्डर पे है। दूसरी तरफ जब एक्सेशन डे था, जब इल्हाक का दिन था, तो उसी दिन जो है मत्सिल सेक्टर में 5 मिलिटेंटों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया कि एक सरहद को अबूर करने के दौरान उन्हें मारा गया और उनकी लाशें जो है और उनका ताल्लुक जो है वो कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर की जाएगी, उनकी शिनाख्त बताई जाएगी। जिस तरह से आसिफ आप बता रहे हैं कि चूंकि पहली बार ऐसा होगा, इत्तेफाक ये है कि शायद मार्च, अप्रैल, मई के बाद दोनों मुल्कों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में
जनरल इलेक्शंस होंगे नए वजीर आजम के लिए, नई काबीना के लिए, क्योंकि इत्तेफाक से जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अब नई हुकूमत के लिए इंतखाबी माहौल बन रहा है और हक्कानी गवर्नमेंट के बाद कुछ महीनों के बाद इंतखाबात मई जून में होंगे, जो हमें अब आंकड़े नजर आ रहे हैं कि सरहद के इस तरफ अपने मुल्क में भी इंतखाबात तकरीबन साथ साथ होंगे, जिसका गालिबन ये मतलब है कि बर्फ पिघलने के साथ डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह के बयान के मुताबिक बर्फ पड़ने के आसार दिखने के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस तरह के चैलेंज हमें और देखने को मिलेंगे। लेकिन जम्मू वासियों के लिए अब बड़ी अहम और रोजगार वाली खबर होगी। सरहदों का हाल जानने के बाद रोजगार से मुतल्लिक बातचीत करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त दोपहर 11 बजे के बाद जो बदलती तस्वीर है उसमें मरकज ने ऐलान किया था, बल्कि यकीन दिलाया था कि जम्मू कश्मीर में अब जो है तरक्कियां होंगी, उसके यानी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उसके बाद रोजगार के वसाइल भी पैदा किए जाएंगे। लेकिन रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर में अब वजीर आजम की लेवल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, टूरिज्म और बाकी मिनिस्ट्रीज में मुख्तलिफ ओहदों को, मुख्तलिफ आसामियों को पुर करने के लिए रोजगार का मेला कल लगेगा। यह मेला जम्मू में सजेगा, जिसमें रेलवेज में, सिर्फ रेलवेज डिपार्टमेंट में 16,000 आसामियों को पुर करने के लिए मौके पर ही उन्हें ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। इसी तरह से डिफेंस और इस तरह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, इसी तरह से होम मिनिस्ट्री और बाकी डिपार्टमेंटों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा करने के लिए वजीर आजम की कोशिश से लेकर निचली सतह पर मरकजी वज़रा जम्मू में अवाम को ये तोहफे अपने अपने हाथों में देंगे। पीएम रोजगार मेले के तहत कल जम्मू में सजेगा दरबार और दरबार में मकामी लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब ये रोजगार जो है ये प्राइम मिनिस्टर लेवल के हैं। 51,000 यानी 51,000 लोगों को जो है तकर्रियों के ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। अब इनमें से डिपार्टमेंट कौन से हैं? ये 45 लोकेशंस पे होंगे और फिजिकली ये जम्मू और कश्मीर के होंगे। और यूनियन मिनिस्ट्री BL वर्मा जो जम्मू पहुंच जाएंगे 28 अक्टूबर को, फिजिकली इन ऑर्डर्स को जो है वो असनाद ऑर्डर्स जो है वो तकसीम किए जाएंगे जम्मू में। और यूनियन मिनिस्ट्री में BL वर्मा जब जम्मू पहुंचेंगे तो ये ऑर्डर्स तकसीम कर दिए जाएंगे। वजीर आजम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कन्वेंशन में शिरकत कर सकते हैं। और एक बड़ी तादाद जहां बेरोजगारों की है और अब बताया जाता है कि 51,000 से लेकर 71,000 जॉब लेटर्स जो है बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर लेवल से निचले लेवल पर आम लोगों को दिए जाएंगे। सिर्फ रेलवे डिपार्टमेंट की अपॉइंटमेंट जो है, आपको याद होगा कि नौगाम रेलवे स्टेशन पे गुज़श्ता हफ्ते जो है मरकजी वजीर रेल जो थे आए हुए थे। उसके बाद इसी हफ्ते के दौरान LG मनोज सिन्हा ने वजीर आजम से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद उन्होंने मरकजी वजीर से मुलाकात की थी नई दिल्ली में, गालिबन जिसके समर अब नजर आने लगे। और न सिर्फ बेरोजगारी का कला कमा करने के लिए अब की बार जो अक्टूबर 2022 से लेकर अभी तक जो है जिन्हें जॉब मिला है उनकी तादाद 1,54,342 बताई जाती है, जो कि अकेले रेलवेज में ही होगी। इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी मसरत और बड़ी नवीद मिली कि जब जम्मू कश्मीर के वासियों को तकरीबन 50,000 के आसपास में ये जो रोजगार मेला होगा जम्मू में, इसमें से रोजगार मिलने के मौके पैदा किए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ विकास यानी तरक्की याफ्ता दौर को और सनअती इनकलाब को दोबारा बर्पा करने की कोशिश की जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, टूरिज्म, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये वो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनको लेकर मरकजी वुज़रा और मरकजी टीम जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करती रही। और पीएम रोजगार मेले में इस तरह से 50,000 के करीब अफराद को रोजगार के ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। आसिफ, सबकी नजरें इस पर हैं और जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तादाद में नौजवान हैं। रोजगार मेला आपको याद होगा कि 2022 में अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी और हुकूमती सतह पर जो एक ऐलान किया जाता है, हालांकि ये मुलाजमतें जो होती हैं मुख्तलिफ ज़ुमरों में होती हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू होती हैं और यही वजह है कि मरकज़ी वज़रा को भी उन मकामात पर रवाना कर दिया जाता है। वज़ीर आज़म नई दिल्ली से वर्चुअली खिताब करते हैं और दीगर मकामात पर जहाँ तकरीबात होती हैं वहाँ मरकज़ी वज़रा जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ पर रेलवेज़ के मुतालिक जो जानकारी आपने दी है, कई वैकेंसीज जो बड़ी तादाद में 2023 अक्टूबर के एंड तक जिनको फिल किया जाना सरकार की जानिब से अभी एक प्लान भी तरतीब दिया गया, तो उसी के तहत इस रोज़गार मेले के तहत जम्मू कश्मीर से भी नौजवानों को मौका मिलेगा। वहीं कई ऐसे नौजवान जिनको पहली मरतबा चूँकि अभी तक इंतज़ार कर रहे थे, पिछली बार 71,000 नौजवानों को जब जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो सरकार ने दिए थे, तकर्रियों के जो ऑर्डर्स हैं या लेटर्स हैं वो दिए थे, बाकी 51,000 जिनमें बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर के भी हैं,
जम्मू के अंदर पर्टिकुलरली एक प्रोग्राम होना है, वहाँ पर इनको दिया जाएगा और वज़ीर आज़म वहाँ खिताब करने वाले हैं इस तकरीब से। और इसके अलावा नए जो अपॉइंटीज़ हैं जिनको लेटर मिलेंगे, जो पहली मरतबा कर्मयोगी प्रम के तहत ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत भारत सरकार का कर्मयोगी जो पोर्टल है उसके तहत जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, 673 ई लर्निंग कोर्सेज हैं, वहाँ से ख़ुद को उन्होंने इस तरह के जो लर्निंग फॉर्मेट है वहाँ से उन्होंने फ़ायदा उठाकर और उसके बाद सरकारी मुलाजमतों के लिए अप्लाई किया और अब जाकर उन लोगों को मौका मिला जिसके तहत अब जाकर वज़ीर आज़म के हाथों इनको अपॉइंटमेंट लेटर्स या मरकज़ी वज़रा के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर्स इन सभी को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात अब ज़रा करते हैं तालीमी निज़ाम की। जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआती दौर में या इंट्रो में हमने आपको बताया कि एनरोलमेंट ड्राइव 2021-22 के बाद कंटिन्यूसली चली है। बहुत सारे इलाकों के अंदर हमने बड़ी तादाद में बच्चों को, जो सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चे अभी तक नहीं आए थे या किसी वजह से स्कूल छोड़ा था, सरकार की मुतारिफ कराई गई स्कीमें या मरकज़ी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, उससे भी बच्चे मुस्तफ़ीद हों, वालिदैन को समझाया गया, कोशिशें हुई और यूटी के अंदर सरकारी स्कूलों में बच्चे वापस आएँ, एनरोलमेंट ड्राइव बढ़े, जो टीचर्स और स्टूडेंट्स की रेशो में तफावत थी उसको दूर किया जाए। वो कोशिशें बहुत हद तक रंग लाई, हज़ारों की तादाद में बच्चे वापस स्कूलों के लिए आए। लेकिन यहाँ बात दूसरी है कि ये सारी कोशिशें होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों कम हो रहे हैं या तादाद क्यों मुसलसल घटती चली जा रही है। और पिछले कुछ वक्त के दौरान ही आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी यूटी के यानी दोनों सूबों में आप देखेंगे तो न सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है बल्कि सरकारी आदादोशुमार भी ये बताता है कि अंदराज में कमी के दरमियान जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में 19% तक कमी आई है और दाखिले की जो शरह है 0 या कम होने की वजह से यूटी में सरकारी स्कूलों की कुल तादाद तकरीबन 19% कम होना ये बाइस तशवीश है। माहिरीन भी इसी तरीके से तबसरा कर रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर सिस्टम को अगर बेहतर करने की बातें हो रही हैं तो फिर सरकारी स्कूल बंद किस वजह से हो रहे हैं। एक तो वो स्कूल जिनको अगर कहीं पर स्ट्रेंथ कम थी, बच्चे कम थे, तो पास वाले स्कूल में उनको जम करने का फैसला लिया गया, वो अपनी जगह। ये वो स्कूल्स हैं जो कुछ वक्त पहले तक चलते थे लेकिन आज ये नहीं है। कुछ सरकारी स्कूल ऐसे थे जिनमें तलबा की तादाद बहुत कम थी, जो सरकारी ज़राए जिस बात की तस्दीक करते हैं, और बाज़ में 5 से भी कम तलबा थे जहां पर करीबी सरकारी स्कूलों में जम करने का फैसला किया गया। ये 19 स्कूल कम हुए। ये 19 स्कूल मुख्तलिफ अजला के अंदर है, किसी एक हिस्से के अंदर, किसी एक इलाके के अंदर नहीं है। ये स्कूल पहले UDISE पर अलग से दर्ज थे जो जम्मू कश्मीर सरकार का वर्जन है और उनके पास UDSCI के मुताबिक 23,117 सरकारी स्कूल थे। लेकिन अपडेट जो डेटा अभी सामने आया उससे पता चलता है कि 18,820 स्कूल इस वक्त जम्मू कश्मीर के पास रह गए हैं जिनका कंट्रोल जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। सईद इरफान फाजिल के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। वो भी बताएंगे मुकम्मल तफसीलात या सरकारी डेटा इसमें मजीद क्या कुछ बताता है। अब सरकारी स्कूलों में एक और परेशानी रही है, वो है सब्जेक्टिव टीचर्स की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें आती रहीं। कई मरतबा गुलिस्तान न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको दिखाई कि अगर किसी सरकारी स्कूल के अंदर आज के वक्त में, पहली तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर था या नहीं ये एक अलग मसला है। दूसरी बात यह है कि जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है लेकिन असातिज़ा की तादाद कहीं पर इतनी ज़्यादा कि वो ज़रूरत से ज़्यादा महसूस की जाती है, समझी जाती है, और कहीं पर इतनी कम कि जहाँ पर बच्चों को भी ज़रूरत बाद में दूसरे स्कूल में ले जाने या स्कूलों को जम करने का फैसला मजबूरन सरकार को लेना पड़ा है। मजीद क्या डिटेल्स हैं, इरफान के पास चलेंगे। जी इरफान। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद और सईद तजमुल, सुबह बखैर। नाज़रीन आप सबको भी सुबह बखैर। और जहाँ तक प्रोग्राम के साथ साथ हम बात कर ही रहे हैं एमड एनरोलमेंट के हवाले से, जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल के मामला को लेकर जम्मू कश्मीर में अब एक श्रिंक दिखाई दे रहा है 90%, जिसमें बताया जा रहा है कि 0 और लो एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल। अब आप अंदाजा सबसे पहले ये लगाइए कि एजुकेशन जो है वो वास्ट हो चुकी है, एडवांस हो गई है। एडवांस एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, कई सारे मामला जुड़े हैं। मगर क्या कुछ वजूहात है कि सीनियर ऑफिशियल जो है डिपार्टमेंट के, उनका मानना है कि लो एनरोलमेंट है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा ये है कि fewer than 5 स्टूडेंट्स, जिसमें देखा जाए कुछ मर्ज किए जा रहे हैं और डिफरेंट स्कूल्स में, यानी कुछ ऐसा लो एनरोलमेंट हो गया है कि आजकल के जो तालीमी मयार और निज़ाम की बात करेंगे, हर एक माँ बाप पेरेंट चाहता है कि उसको एक एडवांस एजुकेशन मिले, और उस एडवांस एजुकेशन में कल वो प्रोफेशनल क्वालिटीज के साथ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करे। अब वो जमाना नहीं रहा कि जब आप जी हाँ नॉर्मली किताबी कीड़ा बनते थे, उसके बाद आप 10th या 12th पास करने के बाद बहुत जमाने पहले नौकरियां लगा करती थी। आजकल आप देखिए आपके पास एजुकेशन सिस्टम में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स आ चुके हैं, या खास तौर पर आप देखिए एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग लोग पढ़ रहे हैं,
मगर इन स्कूलों की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए कि प्रीवियसली जब आपके पास जो 23,1700 गवर्नमेंट स्कूल का एक नंबर था, उसका अपडेट जो है अब 820 का रह गया है स्कूलों में। दैट मीन्स कि उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अब पेरेंट्स जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड करते हैं, पेरेंट्स जिस तरीके से एजुकेशन फैसिलिटी की डिमांड करते हैं, वो स्कूल्स में नहीं है, नंबर वन। सेकंड ये है कि आपके पास असातिज़ा, द मेन थिंग दैट वेरी कॉस्ट इज आपके पास एजुकेशन पॉलिसी के साथ कितने ऐसे टीचर्स हैं। आपने कई सारे ऐसे स्कूल्स देखे होंगे, एक ही कमरे में 5-5 क्लासेस को पढ़ाया जाता है, एक ही टीचर है और उसके बाद या ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई लेवल है। यानी मैं कहूंगा कि एक जीरो लेवल एनरोलमेंट सिस्टम है। और खास तौर पर अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के एंड से जिस तरीके से ये भी बताया गया है कि UDISC जो डेटा है वो ऑलरेडी मर्ज किया जा रहा है, यानी नए सिंगल स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ मर्ज किया जा रहा है। अब आप इरफान, जिस वक्त हम शहर की आबादी का तनासुब देखते हैं, हमने बोनीबाग यानी चनारबाग के अंदर भी एक स्कूल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वैसे का वैसा है। उसके बाद रैनावाली शहर के अंदर जाइएगा, आप जोगी लंकर जाइएगा, आप डलगेट के कोनखर इलाके में जाइएगा, ये जो स्कूली इमारतें हैं, हमें याद है कि पंडित जी जब पढ़ाया करते थे यहाँ पर सरकारी स्कूलों में टीचर के तौर पर, उसके बाद इसमें खिड़की तक नहीं बदली गई। आज स्मार्ट क्लासेस तक आपके क्लासरूम बढ़ाए गए। रावलपोरा का स्कूल जो है पिछली सरकार में जो है उसको अपडेट किया गया और स्मार्ट क्लासेस रूम बनाए गए। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जिम्मेदार है? जहां हमने अपने कैचमेंट एरिया की बात करें, जहां गैर सरकारी स्कूलों ने बड़े खूबसूरत तरीके से, मैं अभी मेरा जाना हुआ पांपोर के करीब है बिरला माइंड स्कूल है, जब मैंने स्कूल देखा, नाम लेने में कोई कबाहत नहीं है, मुझे लगा कि मैं किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आ गया हूं। और ऐसा लग रहा है कि सैफरान वैली में इतने अच्छे से और बाकी जगहों पर शहर के, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी हद तक जिम्मेदार है कि हम बच्चों को उन किताबों के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए और एनरोलमेंट को हम मैक्सिमम और मिनिमम पर सोचने लगे कि हमारे बच्चे क्यों नहीं इंदराज कर पा रहे? बहुत खूबसूरत बात कही तजम्मुल भाई आपने। जहां तक आप देखिए एडवांस और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, आजकल आपके घर में हर एक बच्चे के पास टैबलेट्स और आईफोन या फिर कह सकते हैं कि कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि वो ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं जैसे कि कभी आप तस्वर नहीं कर पाते थे, बिकॉज इट इज ऑटोमेटिकली इन जीन्स नाउ। अब आप देख लीजिए कि आप ये हैरान हो जाते हैं कि जो चीजें हमसे अपने बचपन में नहीं हुई है, आजकल के बच्चों में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है। अब जब बच्चा घर से ही चैरिटी बिगिंस एट होम अगर ये सारी चीजें देख रहा है तो व्हाट कम्स नेक्स्ट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स स्पेशली इन द स्कूल। अगर आपके पास ये फैसिलिटी वहां नहीं है, अब आपने इंफ्रा फैसिलिटीज के साथ साथ डेटा ऑनलाइन सिस्टम्स अगर आप बच्चों को लेकर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कूल का एक एक्सपेक्टेशन रोल जो है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मगर जब आपके पास ये सारी चीजें लैप्स है, लैकिंग है, तो मुझे बताइए कहां से वो सिस्टम आगे बढ़ेगा और कैसे अपना पेरेंट जो है वो बच्चे की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करके उन स्कूल में मुश्किल से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद इरफान फाजिल। नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा तफसील में जाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मामला तालीम का है। श्रीनगर के अंदर, बारामूला के अंदर, कुपवाड़ा के अंदर, रजौरी के अंदर, जम्मू के अंदर आपका कंपटीशन जो है 5 स्टार एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है। वो दिन गए जब आपके स्कूलों में एनरोलमेंट बराए नाम हुआ करता था। और यकीन माने कि जब हमारे इस शहर में जब हमने स्कूलों में दाखिले देखे हैं तो वो मैंने देखा कि नोमैड्स के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। बड़ी खुशाइंदा बात है। गरीब बहुत ऑटो रिक्शा वाले जिनके घर में रोजगार का जरिया ऑटो रिक्शा का है, वो प्राइवेट स्कूल जाने लगे हैं। बच्चों को चाहते हैं कि पढ़ाई जो है बड़े मौसर तरीके से दी जाए। शहर में आपके स्विमिंग पूल बने, लॉन टेनिस कोर्ट्स बने, आपका हेल्थ रूम इस वक्त प्राइवेट स्कूल के अंदर अलग से बना होता है जहां पे डॉक्टर की ड्यूटी है, जहां पे पैरामेडिकल स्टाफ है। हालांकि चार्जेस बड़े महंगे लिए जाते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं है। आपको बड़े नामों के साथ आपको महीने के अंदर पोर्टल के अंदर आपको फी जमा करनी है, चाहे फी फिक्सेशन कमेटी आपको कोई भी हिदायत दे दे, जस्टिस अतार साहब दे दे या नए चीफ जस्टिस दे दें, उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए आसिफ, जिस तरह से हमने इब्तिदा में बात की कि हमारा एनरोलमेंट ड्राइव जो था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जम्मू ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार जी की हिदायत पर शुरू किया था। आप कैसे मजबूर करेंगे बच्चे को उस स्कूल में डालने की जहां पर उससे वही सरकारी किताबचे हैं और उसके बाद कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आपके वॉशरूम्स, आपके जो पानी पहुंचाने का अमल था, बिजली आपके स्कूल में, कितने स्कूलों में आपका हीटिंग सिस्टम है। मुझे लगता है कि यह बहुत ज्यादती होगी जब आप जबरदस्ती कहते हैं कि सरकारी मुलाजमिन को अपने बच्चे जानबूझकर दानिस्ता तौर पर सरकारी स्कूल में डालने होंगे। सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। और मेरी जो जानकारी है
उसमें यह है कि आइंदा सरकार के पास लाहे अमल अगर तरतीब दे जाए, जो अवामी नुमाइंदे होंगे, कॉर्पोरेटर, काउंसलर, उसके बाद डीडीसीज, बीडीसीज, या आने वाले वक्त में और भी अवामी नुमाइंदे आएंगे, वो बाज़ाब्ता तौर पर अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर फंड्स जो है अपने एमपी लैड में से, अपने बाकी नुमाइंदे जो मुख्तलिफ फॉर्मों पे है, पैसा जब तक एजुकेशन सेक्टर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे तब तक बच्चों को इस तरफ लाना मुहाल होगा। नाज़रीन, सलाम जेके में हम एक और छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकेंगे। वक्फे के उस पार आएंगे तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, आपके मसाइल भी सुनेंगे। आपकी आवाज जब हमारे टेलीविजन चैनल से, स्टूडियो से बाहर आती है, ये अरबाब इक्तदार तक पहुंच जाती है और इस पे अमल करना जो है वो सरकार का काम है। और आप अपने इलाके के मसाइल उठाएंगे, आलमी कप पे भी बात होगी। और जम्मू कश्मीर में बीती रात में बड़े रुक़्क़त आमेज़ मनाजिर हमने देखे। पीर दस्तगीर साहब के उर्स मुबारक के सिलसिले में श्रीनगर के दोनों आस्तान आलिया, बारामूला के काजी हमाम और बाड़ीपोरा मुतअद्दिद इलाकों में जो है रात भर शब खानी की महफिलें आरास्ता हुई। जम्मू कश्मीर में मसाइल और मुसीबतों के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। ये सब कुछ आया चाहता है इस छोटे से तिजारती वक्फे के बाद।